रीट लेवल 2 की मुख्य परीक्षा के अनुसार हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, और उसमें वास्तविक संख्याओं में पढ़ेंगे आज अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो वे संख्याएं जो भाज्य नहीं है, अर्थात जिसमें खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इनका नाम अभाज्य क्यों पड़ा, तो इसके कई कारण है। सबसे पहला कारण है कि इन संख्याओं का यूज अभाज्य गुणनखंड करने के लिए करते हैं, इसी कारण से इनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि 100 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, तो सबसे पहले आप 2 का भाग देना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आप 1 से शुरुआत करेंगे तो 100 बार भाग जाएगा, फिर 1 का भाग देंगे 100 बार जाएगा, आप भाग देते रहेंगे। इसका मतलब आप 1 से तो शुरुआत नहीं करने वाले, इसका मतलब एक अभाज्य संख्या तो नहीं हो सकती। तो फिर शुरुआत कहां से करते हैं, हम 2 से शुरुआत करते हैं, उसके बाद में 2 का भाग दिया 50 आया, 2 का भाग दिया 25 आया, उसके बाद में हम कोशिश करते हैं कि 3 का भाग चला जाए, 2 के बाद में 3 से ट्राई करते हैं, 3 का भाग नहीं जाता है तो हम 5 का भाग देते हैं, उसके बाद में 7 का भाग देते हैं। तो जिन संख्याओं का भाग हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए देते हैं, या जिन संख्याओं का प्रयोग हम अभाज्य गुणनखंड करने के लिए करते हैं, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो पहला कारण तो हो गया ये अभाज्य गुणनखंड का। अब दूसरा, एक चीज हमें यह भी क्लियर हो गई कि एक जो है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक क्या है, तो एक न तो भाज्य है। भाज्य का मतलब होता है वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से भाज्य होती है। तो एक में किसका भाग जाता है, किसी का भी भाग नहीं जाता, केवल खुद का भाग जाता है। तो खुद का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है, तो खुद के भाग से तो पता नहीं चलेगा, इसका मतलब एक में अन्य किसी संख्या का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। और न ही इसमें किसी तो ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, क्योंकि इसमें न तो किसी संख्या का भाग जा रहा और न ही इसका प्रयोग आप अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कर सकते हैं। इस कारण से ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। भाज्य तो इसलिए नहीं है क्योंकि भाग नहीं जाता, और अभाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसका प्रयोग अभाज्य गुणनखंड करने के लिए नहीं लिया जाता है। दूसरा देखो, और एक कारण होता है, अभाज्य संख्याएं होती है उनके 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होता है और एक वो स्वयं खुद संख्या। जैसे यहाँ पे 2 लिखूं तो 2 में 2 ही संख्याओं के भाग जाएंगे, एक तो 1 का और एक इस खुद का 2 का। ऐसे 3 ले तो 3 में एक तो 1 का भाग जाएगा और एक खुद 3 का भाग जाएगा। ऐसे ही 5 को ले तो 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। ऐसे ही 7 को ले तो 1 का भाग जाएगा और 7 का भाग जाएगा। इसका मतलब अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होता है और एक वो स्वयं संख्या होती है। अब हम देखते हैं एक के बारे में। तो एक के 2 गुणनखंड है क्या, नहीं है, एक का तो एक ही गुणनखंड है, इसमें केवल खुद का ही भाग जाता है, या कहें एक का ही भाग जाता है। तो इसके कितने गुणनखंड हुए, एक ही गुणनखंड हुए, जबकि अभाज्य संख्याओं के 2-2 गुणनखंड होते हैं। सारी अभाज्य संख्याओं के 2-2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और दूसरा वो स्वयं संख्या। इसी कारण से एक यहां पर भी फेल हो गया अभाज्य संख्या होने से। तो 2 कारण हो गए, एक तो पहला ये कि इसका प्रयोग आप अभाज्य गुणनखंड करने के लिए नहीं कर सकते, दूसरा ये कि इसके 2 अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं। इस कारण ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब हम देखते हैं कि इनका नाम अभाज्य क्यों पड़ा। तो पहला कारण समझ में आ गया, अब दूसरा कारण समझाता हूं। देखो, घर में जो व्यक्ति किसी की भी बात नहीं मानता है तो हम उसको कहते हैं कि ये रूड व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए आपके दादाजी हैं और वो अपने घर में, आपके घर में खुद की ही चलाते हैं, उनको जो उचित लगता है वैसा ही वो करते हैं। आपने कहा मैं कोचिंग करूंगा जयपुर में जाके, तो दादाजी ने मना कर दिया कि नहीं करनी, तो उनकी चलेगी। तो जिस व्यक्ति की घर में चलती है और वो खुद की जिद चलाता है, तो सारे व्यक्ति कहते हैं कि ये तो रूढ़िवादी विचारधारा का आदमी है, ये किसी की नहीं मानेगा, इसके मन में जो जचेगी वैसा ही करेगा। तो हम उसको कह देते हैं कि ये तो रूढ़ व्यक्ति है या रूढ़िवादी व्यक्ति है। ऐसा ही यहाँ पे है, अभाज्य संख्याओं में किसी का भाग जाता ही नहीं है, तो ये बदलती भी नहीं है। जैसे आप 29 को क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते, 29 को 29 ही लिखेंगे, जबकि अन्य कोई संख्या 20 होती तो आप इसको 2 गुना 10 भी लिख पाते, 20 को आप 4 गुना 5 भी लिख सकते थे, 20 को आप अन्य कोई संख्या 2 गुना 5 भी लिख सकते थे। लेकिन 29 को लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये बदलती है क्या, नहीं बदलती। तो जो नहीं बदलती है या जो रूढ़ प्रकृति की है तो उसको क्या कहेंगे, रूढ़ संख्याएं भी कहेंगे। अभाज्य संख्याओं का दूसरा नाम है रूढ़ संख्याएं। अब देखो, ये संख्याएं घर में खुद की चलाती है, इसका मतलब ये मुखिया भी है, और जो मुखिया होता है उसको कहते हैं मूल या प्राइम। जैसे देश का जो मुखिया होता है उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वैसे ही हम इन संख्याओं को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। तो इंग्लिश में इनका नाम हो गया प्राइम नंबर। देखो, एक एक चीज आपको क्लियर करवा दूंगा, क्यों इनका नाम प्राइम है, क्योंकि ये मुख्य संख्याएं हैं, ये मूल संख्याएं हैं या ये रूढ़ संख्याएं हैं। तो इनके हिंदी में कितने नाम हो गए, तो हिंदी में कई नाम हो गए इनके।
अभाज्य संख्या कह दो, रूट संख्या कह दो, या मूल संख्या कह दो। इंग्लिश में क्या नाम है? प्राइम नंबर है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 100 तक कुल कितनी मूल संख्याएं होती है, तो आधे जने तो समझ ही नहीं पाएंगे कि मूल संख्या होती क्या है। तो जिनको पता है कि अभाज्य संख्याओं को मूल संख्या कहते हैं, तो झट से उत्तर दे देंगे कि 25 होती है। ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सवाल पूछा हुआ है कि 100 तक कुल कितनी मूल संख्याएं हैं, तो 100 तक कुल 25 मूल संख्याएं होती है या अभाज्य संख्याएं होती है। इंग्लिश में इसका एक ही नाम है। आप पता तो कर ही पाएंगे कि मूल संख्या या अभाज्य संख्या या रूट संख्या एक ही बात है, और ये विशेषताएं इसकी आप नोट कर लेंगे। अब मैं आपको थ्योरी के जो सवाल बनते हैं वो एक साथ में लिखा देता हूं कि अभाज्य संख्याओं से क्या क्या सवाल थ्योरी के बन सकते हैं। तो यहाँ 1 बाई 1 एक एक लिखा देता हूं जानकारियां। सबसे पहला तो ये कि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। दूसरी बात, सबसे छोटी या कहें एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो ये होगी दो। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बाकी सारी विषम अभाज्य संख्याएं होती है। मतलब अन्य कोई संख्या सम होगी तो उसमें दो का भाग चला जाएगा, तो वो अभाज्य हो ही नहीं सकती। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है दो, इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है सारी विषम है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो दो, या कहें एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो भी दो। अब देखो ऐसे और सवाल बनते हैं, कह दिया जाए कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो ये कौन हो जाएगी? एक ही अंक की कौन है? दो। ऐसे ही सवाल पूछ लिया जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी कौन है? 7 है। उसके बाद में तो दो दो अंकों की शुरू हो जाती है, तो ये 7 है। फिर कहा जाए दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप जानते हैं कौन है? 11 है। और फिर कहा जाए दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये कौन हो जाएगी? 97 हो जाएगी। उसके बाद में कहा जाए तीन अंक की, तो ध्यान रखना 97 के बाद में 101 है, वो भी एक अभाज्य संख्या होती है। हमें केवल 100 तक ध्यान रखना है, बाद वाली का ध्यान नहीं रखना। तीन अंक की सबसे छोटी, तो ये कौन सी हो जाएगी? 101 हो जाएगी। ऐसे ही सवाल पूछा हुआ है तीन अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो ये तीन अंक की कौन सी हो जाएगी? तो देखो याद रखने का तरीका, दो अंक की 97, तो तीन अंक की 997, बहुत ही ज्यादा आसान है, 997। उसके बाद में आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो यही रहेगा कि अभी आपके पास में बहुत समय पड़ा है एग्जाम के लिए, तो इसलिए आप इन अभाज्य संख्याओं को लिख लिख के प्रैक्टिस कर ले, और ये जो 25 अभाज्य संख्याएं हैं इनको पहचान ले, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो मैं लिखवा देता हूं आपको 50 तक अभाज्य संख्याएं या कुल अभाज्य संख्याएं, ये होती है 15। गिन लो चाहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल हो गई 15। उसके बाद में 51 से 100 तक कहें तो 10 और हो जाती है। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक या 100 तक कह दिया जाए, 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 100 तक हो जाएगी टोटल। 50 तक तो हो गई 15, और 10 आगे और होगी तो 15, और 10 हो गई 25। ऐसे ही 75 तक पूछ ली जाए तो 50 तक 15 है, उसके बाद में 16 17 18 19 20 21। ठीक, तो आप गिन गिन कैसे बता देना, ज्यादा इसको रटना नहीं है, बस इनको समझ लोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। उसके बाद में और बता देता हूं, देखो 101 से लेके 150 तक है तो वो 11 होती है, और फिर 151 से 200 तक पूछा जाए तो 10 और होती है। आप इनको नोट कर लीजिए।
अब हम सीखते हैं कि अभाज्य संख्याओं का पता कैसे करते हैं। किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि दी गई संख्या अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको ज्ञात करना हो कि 153 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं, तो लिखेंगे 153 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। इसका देखो क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले आप ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग 153 से ज्यादा हो जाए। तो आप जानते हैं कि जैसे 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का स्क्वायर 144 है और 13 का स्क्वायर 169 है। तो आप जानते हैं 12 का स्क्वायर तो इससे कम रह जाएगा, तो 13 का जो स्क्वायर है वो इससे ज्यादा हो जाएगा 153 से। अब आपको 13 के स्क्वायर तक, इसका मतलब ये हुआ कि 13 तक की जितनी अभाज्य संख्या है उनका भाग देके चेक करना है, क्योंकि 13 का स्क्वायर 153 से ज्यादा होता है। तो 13 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 2, 3, 5, 7, उसके बाद में 11 और अधिकतम आप 13 तक चेक करेंगे। 13 तक अगर संख्याओं का भाग चला जाए तब तो भाज्य, और अगर भाग नहीं जाए तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब सबसे पहले 2 का, तो 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। फिर 3 का चेक करने के लिए देखो अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो सारी संख्याओं में 3 का भाग चला जाएगा। अंकों का योग करते हैं 3 और 5 8 और 1 9, अंकों के योग 9 में 3 का भाग जाता है, इस कारण से 153 है ये 3 से भाज्य हो जाएगी, मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। तो उत्तर होगा ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें 3 का भाग जा रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं, कुछ भी लिख लिया जैसे 167, ये अभाज्य है अथवा नहीं, अभाज्य है क्या। आप जानते हैं कि 14 का स्क्वायर 196 इससे ज्यादा हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169 वो भी इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 13 तक ही चेक कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169 इससे ज्यादा हो जाएगा 167 से। तो हम 13 तक कौन कौन आती है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13 आती है। इनका भाग देके चेक करते हैं। 2 का तो जाना नहीं है, 3 का चेक करते हैं, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 3 का भी 14 में नहीं जाएगा तो पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। 5 का जाना नहीं है क्योंकि लास्ट में अगर 5 होता है तो ही जाता है। उसके बाद में 7 का चेक करते हैं, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, बच गए 2, बचेगा 27। 7 का जाएगा क्या, 27 में नहीं जाएगा, इसका मतलब 7 का नहीं जा रहा। फिर 11 का चेक करते हैं, तो 11 का चेक करने का कई तरीके होते हैं, हम डायरेक्ट भाग देके चेक कर लेते हैं। 11 एकम 11 बच गया, 5 उतारा 7 57 में नहीं जाता। फिर 13 एकम 13 13, फिर बच गया 3 37 नहीं जाता। इसका मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 किसी का भी भाग नहीं जाता है, तो हम लिख सकते हैं कि इनका भाग नहीं जाता है, अतः 167 अभाज्य संख्या है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए, तो ऐसी स्थिति में आप यही तरीका अप्लाई करेंगे और अपना उत्तर दे देंगे। तो एक सवाल और ट्राई कर लेते हैं। देखो एक संख्या ले लेते हैं 997 और चेक करना है कि क्या ये अभाज्य है अथवा नहीं है। तो लिखेंगे आप 997 अभाज्य है अथवा नहीं। तो आप ऐसी संख्या सोचो जिसका स्क्वायर 997 से ज्यादा हो जाए। तो आप जानते हैं 30 का जो स्क्वायर है वो होता है कितना, 900। उसके बाद में लगभग 35 तक का आप चेक कर लो। मान लो आपको एग्जैक्ट स्क्वायर का नहीं पता, तो आप एक अंदाजा लगा लो कि 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो उसके बाद में आप लगभग 35 तक चेक कर लो। तो 35 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो लिख लो। तो कौन कौन होगी, 2, 3, 5, 7, उसके बाद में 11, 13, उसके बाद में 17 और उसके बाद में 19, फिर 23 और फिर 29 और फिर 31 और उसके बाद में 37। आपको पता है कि भाई 37 का चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 37 का स्क्वायर इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 31 तक आप चेक कर लो। 31 तक चेक करते हैं, 2 का जाएगा नहीं। फिर 3 का चेक करते हैं, तो 9 और 9 18 और 7 हो गए कितने, तो 25 हो गए, भाग नहीं जाता है। उसके बाद में 5 का जाएगा नहीं। 7 का देख के देखते हैं, 7 एकम 7 बच गया, 2 उतारा 29, तो 7 चौके 28 बच गया, 1 17 नहीं जाता है। फिर 11 का, तो 11 90 99, फिर 7 नहीं जाता है। फिर 13 का, तो 13 का भी नहीं जाएगा। फिर 17 का भाग देके चेक करोगे तो इनमें से किसी का भी भाग नहीं जाएगा, तो किसी का भी भाग नहीं जाता है। इस कारण से 997 क्या है, अभाज्य संख्या है। आप चेक जरूर करेंगे, अभाज्य संख्या है। हालांकि मुझे तो पता है ये 997 अभाज्य संख्या होती है, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है, लेकिन आप चेक करेंगे कि इनका भाग जाता है या नहीं जाता है, तो नहीं जाएगा इनका भाग। ठीक है, तो इस प्रकार से तो पता चल गया अभाज्य संख्याओं का पता करना। अब और क्या विशेषताएं होती है अभाज्य संख्याओं की, तो एक नोट लिखेंगे। नोट, अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं।
ऐसे लिखना, अभाज्य संख्याओं के कुल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के कुल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और दूसरा स्वयं वह संख्या। या ऐसे लिख सकते हैं, पहला एक व दूसरा स्वयं वह संख्या। जैसे 2 के अभाज्य गुणनखंड 1 और 2, 3 के अभाज्य गुणनखंड 1 और 3, 5 के अभाज्य गुणनखंड 1 और 5, 7 के 1 और 7, 19 के 1 और 19। ऐसे कोई सी भी अभाज्य संख्या होगी तो उसके 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे, टोटल मिला के एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा वह संख्या खुद हो जाएगी। अगली बात लिखते हैं नोट के रूप में। नोट, अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्ती, अभाज्य संख्याओं का में से महत्तम समापवर्तक 1 होता है, क्योंकि उनमें दूसरी किसी संख्या का भाग जाएगा ही नहीं। उनका जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF, वो हमेशा 1 होता है। बड़े से बड़ा जो कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो 1 होता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि इनका में से 1 होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं ले लो, 2 और 3 लिया, तो इसका में से क्या आएगा? में से का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 2 में और 3 में एक साथ चला जाए। तो कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका भाग 2 में 3 में एक साथ चला जाएगा। तो जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाला 1 होता है। ईश्वर 1 है, तो इसका मतलब इनका में से भी क्या आएगा? 1 आएगा। जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, इस कारण से इसका में से 1 हो जाएगा। और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 17 लिया और 19 लिया, तो इसका में से क्या होगा? इसका भी में से 1 होगा। तो पूछ लिया जाए या एक कथन कह दिया जाए कि अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, तो वो कथन सत्य होता है। अगला नोट लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम, अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक या लस्य उनका गुणनफल होता है। अभाज्य संख्याओं का लस्य उनका गुणनफल होता है। कैसे होता है चेक करते हैं। 2 और 3 का आपको लघुत्तम समापवर्तक लेना है या लस्य लेना है, या एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक, एलसीएम लेना है तो ये कितना आ जाएगा? इनका गुणनफल 2 गुणा 3, 6 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा, मतलब 2 में किसी का भी भाग नहीं जाएगा, 2 का ही जाएगा। इसका मतलब 2 भी लेना पड़ेगा, और 3 के लिए आपको 3 भी लेना पड़ेगा, इसका मतलब दोनों लेने पड़ेंगे। तो इसी कारण से इनका जो लस्य है वो इनका गुणनफल है उसके बराबर होता है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे आपको कह दिया जाए 11 और 13 का लस्य क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो ये 11 गुणा 13 होगा। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से संबंधित कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की किताब में जो भी था मैंने सब आपको पढ़ा दिया, आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी किताबें मैंने देख ली है सरसरी नजर से, इनमें कुछ भी नहीं बचा है जो अभाज्य संख्या में हो और मैंने नहीं पढ़ा है, पूरा मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। उसके बाद में आप लिखेंगे सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। देखो, सह का मतलब होता है साथ में, अभाज्य का मतलब होता है जिसमें भाग ना जाए। ऐसी संख्याएं जिसमें साथ में किसी का भाग नहीं जाए तो वो कहलाती है सह अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में इनको कहेंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। देखो, सह का मतलब साथ में, अभाज्य मतलब जिसमें भाग नहीं जाए। अर्थात वे संख्याएं, अर्थात वे संख्याएं जिनमें, लिखेंगे आप सब ये, अर्थात वे संख्याएं जिनमें एक साथ किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं
कहलाती है, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब ये जो सह अभाज्य संख्याएं हैं वो देखो, हो सकता है दो अभाज्य संख्याएं हो सकता है दो भाज्य संख्याएं हो सकता है एक अभाज्य और एक भाज्य संख्या हो, तीन प्रकार से हो सकती है। देखते हैं, देखो उदाहरण इसका, जैसे कोई भी दो अभाज्य संख्या ली, 2 और 3, तो ये सह अभाज्य भी है। क्यों है? क्योंकि इनमें एक साथ किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। आप ट्राई कर लो, चाहिए 2 में 3 में एक साथ किसी संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। ऐसे ही अन्य दो अभाज्य संख्याएं लेता हूं, 5 7, बताओ इनमें दोनों में एक साथ किसी का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 11 13 जाता है क्या किसी का भाग? नहीं जाता। तो ये हो सकता है कि ये दोनों ही अभाज्य हो, पहली भी अभाज्य और दूसरी भी अभाज्य। हो सकता है दोनों संख्याएं भाज्य हो, जैसे 10 और 9। 10 में अलग से देखें तो 2 का भी भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है। 9 में अलग से देखें तो 3 का भाग जाता है। लेकिन एक साथ लिख दिया जाए तो एक साथ दोनों में किसी का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। क्योंकि 10 में 2 का जाएगा तो 2 का 3 इसमें नहीं जाएगा 9 में, फिर 10 में 5 का जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा, और 3 का 9 में जाएगा तो 3 का 10 में नहीं जाएगा। इसका मतलब एक साथ दोनों सह अभाज्य है, मतलब एक साथ दोनों में भाग नहीं जाता है। इस कारण से एक साथ लिखने के कारण से सह मतलब साथ में, अभाज्य मतलब इसमें भाग नहीं जाता है, तो सह अभाज्य संख्या है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 16 और 25। 16 में 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, लेकिन 2 4 8 का भाग 25 में नहीं जाता। ऐसे ही 25 में 5 का भाग जाता है, लेकिन 25 जो 5 का भाग है वो 16 में नहीं जाता। तो ये अलग अलग तो भाज्य है लेकिन एक साथ अभाज्य है। तो हम लिख सकते हैं कि दो भाज्य संख्याएं हैं तो वो एक साथ में लिखी गई हो सकता है वो सह अभाज्य हो। तो दो अभाज्य अभाज्य भी सह अभाज्य हो सकती है, और दो भाज्य भाज्य है वो भी सह अभाज्य हो सकती है। देखो, दो अभाज्य अभाज्य है तब तो वो 100% सह अभाज्य ही होगी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि अभाज्य संख्याओं में खुद के अलावा किसी का भाग जाता ही नहीं है। तो दो अभाज्य संख्याएं लिख दी तब तो वो दोनों 100% सह अभाज्य होगी। 100% क्या होगी? सह अभाज्य होगी। लेकिन दो भाज्य भाज्य संख्याएं हैं तो जरूरी नहीं कि वो सारी सह अभाज्य हो। जैसे एक उदाहरण ले 10 और 12, ये भी भाज्य है ये भी भाज्य है, लेकिन ये सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। इस कारण भाज्य भाज्य वाले में जरूरी नहीं कि वो सह अभाज्य हो। अब अगला लेते हैं, जैसे एक अभाज्य और एक भाज्य। जैसे मैंने लिया 3, ये तो अभाज्य होगी, और मैंने लिया 10, ये हो गई भाज्य संख्या। लेकिन दोनों साथ में देखें तो सह अभाज्य है। कैसे? इस 3 में केवल 3 का भाग जाता है लेकिन 3 का भाग 10 में नहीं जाता। 2 का भाग 10 में जाता है लेकिन 3 में नहीं जाता। 5 का भाग 10 में जाता है लेकिन 3 में नहीं जाता। इसका मतलब दोनों में एक साथ किसी भी संख्या का भाग जाता है क्या? तो बिल्कुल नहीं जाता। इस कारण से एक तो भाज्य अभाज्य और एक भाज्य संख्या दोनों मिलके होगी सह अभाज्य। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा लागू हो। जैसे एक संख्या अभाज्य ले ली 3 और दूसरी संख्या भाज्य ले ली 9, तो ये सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि दोनों में 3 का भाग चला जाएगा। इसलिए जरूरी नहीं कि 100% सह अभाज्य हो, लेकिन इसके लिए लागू होता है कि दो अभाज्य संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती है। तो यहाँ पे 3 और 10 मैंने लिखा तो ये सह अभाज्य संख्या है। ऐसे 5 लिखा और मैंने 16 लिखा। ऐसे मान लीजिए मैंने 7 लिखा और मैंने 25 लिखा। खूब सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो ये क्या है? सह अभाज्य। इनमें एक तो क्या हो गई? अभाज्य संख्या ले ली, और एक आपने भाज्य संख्या ले ली। तो सह अभाज्य संख्याओं में अभाज्य भाज्य संख्या भी हो सकती है, भाज्य भाज्य भी हो सकती है, और भाज्य और अभाज्य भी हो सकती है। ठीक है, अगला बिंदु लिखते हैं फिर। और कौन कौन सी संख्याएं सह अभाज्य होती है वो देखते हैं। तो लिखेंगे नॉट। दो लगातार विषम संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती है। दो लगातार विषम संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती है। दो लगातार विषम संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती है। कैसे? उदाहरण देखते हैं। कोई भी दो लगातार विषम संख्याएं ले लो। आपने लिया 51, आपने लिया 53। चेक कर लो, चाहिए दोनों में एक साथ किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। कोई भी दो अन्य संख्याएं ले लो, 3
5, दोनों विषम है, एक साथ किसी का भाग नहीं जाता। वैसे ये दोनों अभाज्य भी है तो वैसे भी नहीं जाएगा। 21 और 23 नहीं जाएगा। 35 और 37 या 41 और 43 ले लो। कोई भी दो लगातार विषम संख्याएं हैं तो उनमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो दो लगातार संख्याएं, लेकिन ध्यान रखना विषम वाली, तो दो लगातार विषम संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती है। अगला नोट लिखेंगे, ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, मतलब 10 की घात के रूप में हो, जिनका अंतर 10 की घात के रूप में हो, लेकिन इकाई अंक 5 नहीं हो, क्योंकि इकाई अंक 5 होगा तो उसमें 5 का भाग चला जाएगा फिर, लेकिन इकाई अंक 5 नहीं हो तो वे दोनों विषम संख्याएं, क्योंकि दो सम संख्याएं होगी तब तो उनमें 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 सम संख्याएं नहीं लेनी है, ध्यान रखना भी। ऐसी 2 विषम संख्याएं, आप चाहे तो यहां विषम लिख लो, चाहिए ऐसी 2 विषम लिख लेना, क्योंकि सम में तो फिर 2 का भाग चला ही जाता है, इतने तो आप समझते ही है ना। तो ऐसी 2 विषम संख्याएं जिनका अंतर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, इस प्रकार से हो, और उनके इकाई का अंक 5 नहीं हो, क्योंकि 5 इकाई का अंक आते ही 5 का भाग दोनों में चला जाता है, तो फिर वे दोनों विषम संख्याएं सह अभाज्य होती है। तो वे दोनों विषम संख्याएं सह अभाज्य होती है। उदाहरण लेते हैं, 63 और 73, अंतर कितने का है? 10 का। तो ये दोनों सह अभाज्य संख्या होगी, एक साथ दोनों में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 171 और 271, अंतर कितने का है? 100 का। तो दोनों एक साथ सह अभाज्य होगी। 1003 और 2003, अंतर कितने का है? 1000 का। इस कारण से दोनों सह अभाज्य होगी। 15,623 और 25,623, इन दोनों में अंतर कितने का है? 10,000 का। इस कारण से दोनों सह अभाज्य होगी। तो मुझे बताओ, 15 और 25 अंतर कितने का है? 10 का है, तो सह अभाज्य होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अंतर 10 का तो है, लेकिन इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो थोड़ा ध्यान भी रखना कि इकाई का अंक 5 नहीं होना चाहिए। इकाई का अंक 5 नहीं हो और उसके बाद में अगर अंतर 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का, इस प्रकार से हो, तो वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती है। नोट कर लीजिए इसको भी। उसके बाद में देखते हैं कि सह अभाज्य संख्याओं की और क्या विशेषताएं होती है। तो लिखेंगे एक नोट, सह अभाज्य संख्याओं का मैस है, मतलब HCF, सह अभाज्य संख्याओं का मैस है। बताओ कितना होता है? 1 होता है। लिखेंगे सह अभाज्य संख्याओं का मैस है, कोष्टक में लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हमेशा 1 होता है। कोई भी दो सह अभाज्य संख्या ले लो, जैसे आपने 31 और 41 दो सह अभाज्य संख्या ली, तो इसका जो मैस आएगा वो 1 आएगा। थ्योरी का सवाल बन सकता है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मैस होता है, ऑप्शन में दे दिया 1, 2, 5, 7, तो ध्यान रखना दो सह अभाज्य संख्याओं का मैस है वो 1 होता है। अगला नोट लिखेंगे, दो सह अभाज्य संख्याओं का लेस है, लघुत्तम समापवर्ती, मतलब LCM हमेशा उनका गुणनफल होता है। दो सह अभाज्य संख्याओं का लेस है या लघुत्तम समापवर्ती हमेशा उनका गुणनफल होता है। जैसे 15 और 17 दो सह अभाज्य संख्याएं हैं और इनका
लघुत्तम लेना है तो 15 गुणा 17 होगा। 1007 और 2007 ये दो सह अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इनके बीच में अंतर कितने का? 1000 का। 10 का अंतर, 100 का अंतर, 1000 का अंतर, 10,000 का अंतर हो और इकाई का अंक 5 नहीं हो तो वो संख्याएं सह अभाज्य होती है। और इन दो सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम जो होगा वो 1007 गुणा 2007 होगा। मतलब इनका गुणनफल ही इनका लघुत्तम होता है। तो इस प्रकार से सह अभाज्य संख्याएं है वो भी मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दी है। इसके बाहर कुछ भी नहीं बचता है, बस बचता है तो आपकी प्रैक्टिस बचती है। और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, उतना ही ज्यादा स्कोर आप कर पाएंगे। तो बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।